हेलो गाइस, मेरा नाम है फैजल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम क्विज़ जो डेली बेसिस पे होती है। आज हम देखेंगे उसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ द क्विज़ 6। ठीक है, जो लास्ट 6 क्विज़ हुई हैं उनका सबका क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और आज के टेलीग्राम क्विज़ के सॉल्यूशन में 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो पिछले 6 दिनों में हुई है। ठीक है, और उससे पहले की जो 5 क्विज़ हैं उसका मैं पहले टेलीग्राम पार्ट क्विज़ सॉल्यूशन पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वाटर विल हैव द मैक्सिमम डेंसिटी प्रोवाइडेड द प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी किन दो मेजर फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर, एक सैलिनिटी और एक प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है तो अब अपने पास में दो फैक्टर होंगे, एक सैलिनिटी और एक आपका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी और सैलिनिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। सिंपल सा रीज़न है। तो जितना कम टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा सैलिनिटी होगी, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये होगा कोल्ड वाटर विद सैलिनिटी 48 पार्ट्स पर 1000 करेक्ट आंसर है इसका। और ओनली 50% लोगों ने इसको सही किया है। ठीक है, आउट ऑफ 262। तो ये नहीं होना चाहिए था, आंसर सबका सही होना चाहिए था। इजी क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ प्योर वाटर। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। कैसे, देखिए यहाँ पे डाइपोल स्ट्रक्चर होने की वजह से एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है और दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एनर्जी देनी पड़ेगी, वो टूटेंगे, उसके बाद में कोवेलेंट बॉन्ड्स के पास में एनर्जी जाएगी और उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्योर वाटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट फैक्टर इन द कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट में इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, जो स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट है। पहले ही बताया था कि कोरियोलिस इफेक्ट है वो एक फोर्स नहीं है। और फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इट डू नॉट एक्सेलरेट दी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सेलरेट नहीं करता विच मीन्स कि उसका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड से उसको कोई लेना देना नहीं है। सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ 30% लोगों ने इसको सही किया है यार, छोड़ो। फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस इफेक्ट एट 30 डिग्री लेटीट्यूड कंपेयर टू इक्वेटर। अब मैंने बताया था कि जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ेंगे वैसे वैसे कोरियोलिस इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है वो अपने इंटेंडेड पाथ से ज़्यादा डेविएट होंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ये कौन डिटरमाइन करेगा कि वो कौन से हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स या इफेक्ट लेक्चर नंबर 13 में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, देख लेना इसको। और इसको काफ़ी लोगों ने ठीक कर दिया है, तो ये थोड़ी खुशी की बात है। ठीक है, तो जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे कोरियोलिस इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी सी लैंग्वेज में इसको लपेट के दिया था मैंने, जैसे यूपीएससी वाले करते हैं। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये पूछना क्या चाह रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि आप मान लो कि अप्रिशिएबल अमाउंट की स्पीड के साथ में सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री लेटीट्यूड से इक्वेटर की तरफ आ रहे हो, तो लेटीट्यूड घटेगा तो कोरियोलिस फोर्स है वो घटेगा। सिंपल सा रीज़न है। तो यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन लेटीट्यूड। ये सिंपल सा रीज़न है। इस लैंग्वेज से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से सिर्फ ये देखना है कि लेटीट्यूड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल बना दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्रंट फाउंड इन 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड और नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको अपन क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम्स बोलते हैं। मैंने फ्रंट्स वाला वीडियो लेक्चर बनाया था, लेक्चर नंबर 14, उसमें सब डिस्कस किया हुआ है कि हॉर्स लेटीट्यूड क्या होता है, पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, डोल्ड्रम्स कहाँ होता है, एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस वगैरह। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका। हॉर्स लेटीट्यूड है वो कहाँ मिलेंगे आपको, 30 डिग्री लेटीट्यूड में मिलेंगे। और 30 डिग्री लेटीट्यूड के पास में एक तो आपकी ट्रेड विंड्स आ रही होती है उधर से, और प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज है वो जारी होती है। तो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स की जो सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट होगी वहाँ पे आपका हॉर्स लेटीट्यूड मिलेगा। तो ट्रेड विंड्स और प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज के बीच की बाउंड्री को इंडिकेट करता है हॉर्स लेटीट्यूड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए था। ठीक है, और इसको भी सिर्फ और सिर्फ 53% लोगों ने करेक्ट किया है। फिर अपना डोल्ड्रम्स एंड हॉर्स लेटीट्यूड्स आर एसोसिएटेड विद। डोल्ड्रम्स आपको इक्वेटोरियल रीजन पे मिलेगा, हॉर्स लेटीट्यूड आपको सब ट्रॉपिक्स में मिलेगा। तो जब मैंने फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल बताया था उसमें बोला था
कि इक्वेटोरियल रीजन विल बी एसोसिएटेड विद लो प्रेशर एंड 30 डिग्री लेटीट्यूड और सब ट्रॉपिक्स ये आपके एसोसिएटेड होंगे हाई प्रेशर के साथ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डोल्ड्रम्स आर एसोसिएटेड विद लो प्रेशर एंड हॉर्स लेटीट्यूड्स आर एसोसिएटेड विद हाई प्रेशर बेल्ट। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो आराम से आपसे डायरेक्शन पूछी गई है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज की डायरेक्शन कैसी होगी? बहुत सिंपल है, ये अपना डायग्राम है, इसको मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मुझे भी अब पता नहीं है। यहाँ पे प्रिवेलिंग वेस्ट देख लो, किधर से किधर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है। ऑप्शन देख लो, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। सिर्फ और सिर्फ 26% लोगों ने इसको करेक्ट किया है। यार क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सही नहीं है ये चीज़, आंसर सबके सही होना चाहिए था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, और यही ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तुम सोचते हो कि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ऐसे ही आते हैं, बल्कि ये उससे एक लेवल बढ़ के है, कम नहीं है, बढ़ के ही है। ठीक है लाडले, तो यार ढंग से अटेम्प्ट किया करो, सही से अटेम्प्ट किया करो। आगे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मेजर और ग्लोबल विंड बेल्ट्स इन द हाइपोथेटिकल केस इन विच अर्थ सडनली स्टॉप्ड इट रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अब इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से फ्रेम किया गया, आप सोचो यार। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर दे तो जो मेजर विंड बेल्ट्स होंगे उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? सिंपल सा है कि नॉर्थ से साउथ जाएगा, क्योंकि कोरियोलिस डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। अब कोरियोलिस इफेक्ट नहीं है तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने इंटेंडेड पाथ से डेविएट ही नहीं होंगे। तो सिंपल है, देयर विल बी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पे देखो नॉन रोटेटिंग के केस में यहाँ से जो इक्वेटोरियल पार्सल है, यहाँ से लो प्रेशर है, राइज करेगा तो यहाँ से ट्रोपोपोज क्रॉस नहीं कर सकता, या तो इधर जाएगा या फिर नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। तो ये सीधा का सीधा नॉर्थ टू साउथ होएगा। तो यहाँ पे जो विंड्स का जो मूवमेंट मिलेगा वो नॉर्थ टू साउथ मिलेगा। सिंपल सा है, ठीक है। और इसमें पता नहीं कहाँ अटक गए, समझ में नहीं आया। अब नॉर्थ साउथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो विंड्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो आपका नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा, तो वो मूवमेंट कैसा होगा? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट नहीं है। कोरियोलिस इफेक्ट का जनरेशन क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द एक्सिस, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, सिंपल सा रीजन है। फिर भी इसको बहुत कम लोगों ने सही किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, सोलिबिलिटी ऑफ द गैसेज इन सी वाटर इज वेल नोन फैक्ट। पता है कि सी वाटर के अंदर गैसेज हैं वो डिजोल्व रहती हैं। प्रिंसिपल रीजन क्या था जिससे कि गैसेज जो है उनका डिफ्यूजन हो सके? तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। क्यों? अब देखो ये एटमॉस्फेयर है, मान लो कि यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे ये ओशनिक सरफेस है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। जब एटमॉस्फेयर में गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सी वाटर के अंदर गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तभी तो एटमॉस्फेयर से गैस की सी वाटर की तरफ गैस का मूवमेंट होगा ना। अगर सी वाटर के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस दोनों बराबर मात्रा में है तो वहाँ पे किसी तरीके का ग्रेडियंट ही क्रिएट नहीं हो रहा। और अपने को तो पता है ना कि जो मूवमेंट होता है वो किधर से किधर होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अगर दोनों में बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा वो ग्रेडियंट उतना ज़्यादा क्रिएट करेगा, और जितना ज़्यादा ग्रेडियंट आएगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और कितने लोगों ने सही किया है? ओनली 21%, ओनली 21%। यार क्या कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। आगे, वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिफ्लेक्ट्स। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वेरिएशन आ रहा है, मतलब लो लेटीट्यूड्स पे लो प्रेशर है, सब ट्रॉपिक्स पे हाई है, सब पोलर पे लो है, नॉर्थ पोल पे या पोल्स पे ज़्यादा है प्रेशर। ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। भाई टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, उसी की वजह से तो ये प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। सिंपल है, ओनली 35% लोगों ने सही किया है। नॉट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। फिर अपना, द एवरेज क्लोरिनिटी ऑफ द सी वाटर इज 100 पार्ट्स पर 1000। व्हाट वुड बी इट्स सैलिनिटी? पहले ही बोला था सैलिनिटी डिटर्मिनेशन कर रहे थे, तो अपन ने बोला था कि अपन पहले क्लोरिनिटी डिटरमाइन करेंगे, और क्लोरिनिटी डिटरमाइन करने के बाद में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? सैलिनिटी में। और कन्वर्जन फैक्टर क्या था? क्लोरिनिटी विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1.80655। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 1.80655, तो क्या आएगा अपना? अप्रोक्सीमेटली 181 पार्ट्स पर 1000। ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखना, इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आगे ये जैसे इस टेबल में देख सकते हो आराम से, द वाटर एयर रेशियो फॉर नाइट्रोजन गैसेज, ये जब मैं बता रहा था गैसेज इन सी वाटर तो मैंने हाईलाइट करके बोला था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये पूछा जा भी चुका होगा शायद। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए लेस देन 1 होता है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है नाइट्रोजन और सी वाटर के अंदर कम होता है, तो सी वाटर और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रेशियो लेंगे तो वो लेस देन 1 ही आएगा। ठीक है, और कितने लोगों ने करेक्ट किया है इसको? 57%, ये कुल मिला के ठीक था। फिर विद इंक्रीज इन सेलिनिटी द वेपर प्रेशर ऑफ सेलाइन वाटर, अब ये आपको पता है ना कि वेपर प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी लिक्विड है उसको जब आप एक कंटेनर में बांध के रख देंगे तो उसका कुछ वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होगा तो वेपर फॉर्म में आएगा, वो वेपर है वो उस सरफेस पे जितना प्रेशर डालेगा उसका वेपर प्रेशर है। अब सैलिनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो सॉल्यूट्स हाइड्रेटेड फॉर्म है वो वाटर मॉलिक्यूल को बांध के रखेंगे, तो इवेपोरेशन नहीं होने देंगे आसानी से। जब इवेपोरेशन नहीं होगा तो सैलिनिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो जो वेपर प्रेशर बन सकता था वो और कम होता चला जाएगा ना। जब इवेपोरेशन ही नहीं होगा तो वेपर कहाँ से आएगी, और वेपर नहीं है तो उसका प्रेशर कैसे आएगा? तो विद इंक्रीज इन सैलिनिटी वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस सलाइन वाटर विद सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर थाउजेंड हैज पीएच वैल्यू। तो नॉर्मल पीएच वैल्यू जो होती है सलाइन वाटर की वो वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक? 8 पॉइंट से 8.3, मतलब 8.0 टू 8.3। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 2 नंबर में। फिर अपना जो अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग हुई थी सी वाटर के अंदर, ये मैंने बताया था ये कौन से वोयाज से हुई थी, कौन सी एक्सपेडिशन में हुई थी। ये चैलेंजर एक्सपेडिशन हुआ था, उसके दौरान ये मिला था। इसमें बताया गया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब मेजर कंस्टिट्यूएंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है और सैलिनिटी है वो ओशन टू ओशन वेरी करती है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था ओशनोग्राफी में, उससे क्या हुआ था कि सैलिनिटी डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्प मिली थी। ठीक है, और इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी बहुत डिटेल में, तो देख लेना इसको। और वाटर एयर रेशियो फॉर नाइट्रोजन गैस इज लेस देन 1, तो ये भी अपना हो चुका है ऑलरेडी। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेजिडेंस टाइम इन सी वाटर। रेजिडेंस टाइम क्या होता है कि लेंथ ऑफ पर्टिकुलर टाइम इन विच द वाटर द पर्टिकुलर सॉल्यूट रिसाइड्स इन द सी वाटर, मतलब कितनी देर तक वो, कितने टाइम तक वो सी वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में रहेगा, वो उसका क्या होता है? रेजिडेंस टाइम होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है लिथियम का। ठीक है, मैंने पूरी की पूरी एक सीक्वेंस बताई थी, और उस सीक्वेंस में ये भी बोला था कि आपसे नेट के एग्जाम में कोई भी 4 में से पूछ लेगा, वो कभी भी ये नहीं करेगा कि स्टार्टिंग के 4 या लास्ट के 4, कोई भी 4 पूछ लेगा और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज इन सी वाटर एट एयर सी सरफेस इंटरेक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो ये इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा कर दें, मतलब सी वाटर के अंदर गैस कंटेंट है उसको और कम कर दें, एटमॉस्फेयर में गैस है उसको और ज़्यादा कर दें, तो एटमॉस्फेयर से सी वाटर की तरफ वो गैस ज़्यादा आएगी, तो वो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन ज़्यादा होएगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल फंडा था ये। फिर कोरियोलिस इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फोर्स बिकॉज, तो ये सिंपल सा है कि इट डू नॉट डिपेंड अपॉन दी स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और एंड इट डू नॉट एक्सेलरेट द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये मेरे हिसाब से बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर सैंपल विद सैलिनिटी दिस, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि बॉयल होना कब चालू हो जाएगा? तो प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, लेकिन सी वाटर के अंदर डिजोल्व सॉल्ट्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल होल्ड ऑन रखते हैं, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। ठीक है, फिर ग्लोबल विंड बेल्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ये सिंपल सा है, द मूवमेंट ऑफ एयर विद इन द एटमॉस्फेरिक सेल। हेडली सेल के अंदर जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो एयर का मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से मेजर विंड बेल्ट बनेगा। फिर फेरल सेल के अंदर, फिर पोलर सेल के अंदर, इस तरह से अपने बनते हैं। कोई भी हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट की वजह से कभी भी मेजर विंड बेल्ट्स नहीं बनते हैं। लाडले भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुमने सही किया है तो बहुत बहुत बधाई हो। और सिर्फ 22% लोगों ने इसको सही किया है, सिर्फ 22%। तो ये चीज़ दिखाती है कि जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, धुएं निकल जाती है बच्चों की, पता नहीं क्यों है, बट फिर आगे स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट अमाउंट की ज़रूरत होती है, उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट क्या होती है? एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे आइस से लिक्विड बनाना है तो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट अमाउंट चाहिए होगा, लिक्विड से वेपर बनानी है तो लिक्विड से वेपर बनाने में जो हीट कंटेंट चाहिए होगा वो क्या होती है? उसकी लेटेंट हीट। ठीक है,
तो ये आगे। फिर आपका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी होती है? प्योर वाटर की होती है, ठीक है, सिंपल सा रीज़न है वो। उसके पीछे रीज़न भी बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से होता है। फिर अपना विजन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो ये भी प्योर वाटर है, ठीक है, मतलब ये दोबारा हो गया होगा। फिर मैक्सिमम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्योर वाटर कहाँ पे आता है? 4 डिग्री पे आता है, और उसको अपन मोर प्रिसाइजली बोलते हैं तो 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है। और इसी वजह से प्योर वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पे मिलती है अपने को? 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको यहाँ पे 4 डिग्री भी मिलता तो 3.98 डिग्री नहीं लिखा होता, ठीक है, इसको समझने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। 275 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, और आउट ऑफ दिस सिर्फ 45% लोगों ने इसको सही किया है। हाँ, फिर ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव आयन इन सी वाटर। कंजर्वेटिव आयन क्या कौन सा होता है? जिसकी कंसंट्रेशन विद कोर्स ऑफ टाइम मोर और लेस कांस्टेंट रहती है, लेकिन नाइट्रोजन इज अपटेकन बाय द प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो चेंज होती रहती है, इसलिए ये कंजर्वेटिव आयन नहीं है, ठीक है। फिर अपना विजन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव आयन, तो सिंपल सा रीजन है इसका मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस आपका एक न्यूट्रिएंट है, ये भी इसका अप्रिशिएबल वेरिएशन आता रहता है कंसंट्रेशन में। कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस जो करने वाले प्लांट्स होते हैं वो कंज्यूम करते रहते हैं। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते रहते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन है वो लगातार चेंज होती रहती है, वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट द मैग्नीशियम इज द कंजर्वेटिव आयन, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ये आ गया क्वेश्चन, और ये हमारा थैंक यू है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और यू कैन if you are enjoying the video lectures, then you can subscribe the YouTube channel, you can give a thumbs up for a like। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्तों के लिए भी काम का हो सकता है तो इसको शेयर कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी है भाई, ठीक है। सो